हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑन प्रोबेबिलिटी। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सम प्रॉब्लम्स ऑन इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन सी होती हैं जिस इवेंट के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या एक इवेंट के होने से दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फर्क ना पड़े, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, फातिमा एंड जॉन अपेयर फॉर अ इंटरव्यू फॉर अ 2 वैकेंसी फॉर सेम पोस्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फातिमा सिलेक्शन इज 1/7 एंड जॉन सिलेक्शन इज 1/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल सिलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड एंड नन ऑफ देम सिलेक्टेड। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने दो इवेंट मान लेनी है। लेट ए डिनोट दैट फातिमा विल सिलेक्टेड। हमने इवेंट ए मान लिया कि फातिमा सिलेक्ट होगी, और बी डिनोट द इवेंट दैट जॉन इज सिलेक्टेड। ठीक है, विल सिलेक्टेड। तो दो इवेंट मैंने मान ली, ए इवेंट मैंने मान ली कि फातिमा सिलेक्ट होगी, बी इवेंट मैंने मान ली जॉन सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/5। ठीक है, अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार निकालना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, हमें पता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए किसकी इक्वल होता है 1 के। तो अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर देंगे, यानी 1 माइनस 1/7। तो ये मेरा आ गया 6/7। और ठीक है, उसके बाद मैं निकाल लूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/5, तो हो गया मेरे पास 4/5। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास पूछा इसने, बोथ ऑफ देम विल सिलेक्टेड। तो प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ देम इज सिलेक्टेड। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर दो केस एक साथ ही हो रहे हैं, मतलब ए भी सिलेक्ट हो रहा है बी भी सिलेक्ट हो रहा है, तो वो कहाँ चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी सिलेक्ट हो रहा है बी भी सिलेक्ट हो रहा है, तो इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी 1/7 इंटू 1/5, तो 1/35 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो क्या किया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, 1/7 इंटू 1/5 इज 1/35। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड। ठीक है, यहां देखिए उसने कहा है कि दोनों में से एक सिलेक्ट हो रहा है। अगर फातिमा सिलेक्ट हो रही है तो जॉन सिलेक्ट नहीं हो रहा, अगर जॉन सिलेक्ट हो रहा है तो फातिमा सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ओनली वन ऑफ देम का मतलब यहां पर क्या हुआ, अगर ए सिलेक्ट हो रहा है तो बी नहीं हो रहा है, प्लस अगर ए नहीं हो रहा है तो बी सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जहां पर जा वाला केस आता है और वाला केस आता है, वहां प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या आ जाता है, सम आ जाता है। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने क्या है, ओनली वन ऑफ देम, मैंने मान लिया कि ए सिलेक्ट हो रहा है तो बी के ऊपर बार डाल देंगे, बी सिलेक्ट नहीं होगा, और अगर बी सिलेक्ट हो रहा है तो ए के ऊपर बार डाल देंगे, ए सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो कैलकुलेशन कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, ए की वैल्यू कितनी है 1/7 इंटू 4/5 प्लस 6/7 इंटू 1/5, तो ये 10/35 आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट मेरे पास बचता है प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम विल सिलेक्टेड। तो यहां पर क्या होता है कि ना ए सिलेक्ट हुआ है ना ही बी सिलेक्ट हुआ है, तो दोनों के ऊपर क्या हो गया, बार आ गया। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, तो ये हो गया मेरे पास 6/7 इंटू 4/5, तो 24/35 आंसर। ठीक है, तो बोथ ऑफ देम दोनों सिलेक्टेड, दोनों ही काम हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई, नन ऑफ देम दोनों ही सिलेक्ट नहीं हो रहे, दोनों काम हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां पर उसने लिखा ओनली वन ऑफ देम, ओनली वन ऑफ देम का मतलब अगर ए सिलेक्ट हो रहा है तो बी नहीं हो रहा, अगर बी सिलेक्ट हो रहा है तो ए नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए नोट कर लिया आप। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अ प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट whose chance of solving it are 1/2, 1/3, 1/4. Find the probability all of them solve the problem, one of them solve the problem, two of them solve the problem.
none of them solve the problem, at least one of them solve the problem, and last is problem is solved. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक प्रॉब्लम 3 स्टूडेंट को दी गई है, उनका जो चांस है सॉल्व करने का वो क्या है 1/2, 1/3, 1/4. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने क्या लिखना है, लेट ए बी सी द इवेंट दैट 3 स्टूडेंट्स सॉल्व द प्रॉब्लम. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा 1/2 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा मेरे पास 1/3 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना होगा मेरे पास 1/4. ऐसे हम ए बार निकाल लेंगे नॉट ए, तो 1 - 1/2 कितना आ जाएगा, सिंपल 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार निकाल लेंगे 1 - 1/3 इज 2/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार कैसे निकाल लेंगे 1 - 1/4 इज 3/4. ठीक है, ये 1 में से माइनस करने के बाद हमने मिला है. तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी लिखने के बाद उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी लिखनी है. ठीक, स्टार्ट करने से पहले तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑल ऑफ देम सॉल्व प्रॉब्लम. ठीक है, सभी ने ही सॉल्व कर दी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी मतलब तीनों ने सॉल्व कर दी, ए ने सॉल्व कर दी, बी ने सॉल्व कर दी, सी ने सॉल्व कर दी. तो ये क्या बोलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी इंटू सी यानी कि 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 यानी कि 1/24. तो ये आ गया ऑल ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, सभी ने सॉल्व कर दी प्रॉब्लम, उसका चांस कितना है मेरे पास 1/24. आगे मेरे पास आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, सॉल्व प्रॉब्लम. अब इसका मतलब क्या है, तीनों में से एक ने सॉल्व किया है, तो ए ने सॉल्व किया है मान लो, तो बी और सी ने नहीं किया, तो बाहर आ गए. ए ने सॉल्व किया, बी और सी ने नहीं किया, प्लस तो यहाँ पर यह वाला केस आ गया, हो सकता है बी ने सॉल्व किया हो, ए ने और सी ने नहीं किया, उनके ऊपर बार बी आ गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी बार मान लिया कि सी ने कर लिया. ठीक है, अब इनकी वैल्यूज लिख के आपने सब वैल्यू लिख देनी है. कितनी आएगी देखो, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2, बी बार कितना है मेरे पास 2/3, सी बार कितना है मेरे पास 3/4, प्लस ए बार कितना है 1/2 ही है, बी इज 1/3, सी बार इज 3/4, प्लस ए बार इज 1/2, बी बार इज 2/3, सी बार इज उसी प्रोबेबिलिटी इज 1/4. तो अगर इसको देखा जाए तो सभी का जो कटिंग वगैरह मत करो, तो ये नीचे 24 24 24, तो नीचे 24 ही आएगा सभी के, ऊपर क्या रहेगा 2 3 6 3 2 3 2 5 5 और 6 11/24. ठीक है, आसान पड़ेगा. सी प्रोबेबिलिटी ऑफ टू ऑफ देम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, टू ऑफ देम. इसका मतलब ए ने कर लिया, बी ने कर लिया, सी ने नहीं किया, प्लस फिर हम पहले हमने मान लिया कि ए और बी ने सॉल्व किया, सी ने नहीं किया, फिर मान लेते हैं बी ने नहीं किया, ए और सी ने कर लिया, फिर मान लेते हैं हम ए ने नहीं किया, बी और सी ने कर लिया. जहां पर यहाँ वाला केस आएगा वहां पर सम आएगा, जहां पर दोनों केस इकट्ठे हो रहे हैं, तीनों केस इकट्ठे हो रहे हैं, वो मल्टीप्लाई में जाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया टू ऑफ देम. इनकी वैल्यू आप खुद निकाल लो वैल्यू पुट करके. ठीक है, आगे चलते हैं. डी प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम. अच्छा, नन ऑफ देम का मतलब ए ने भी नहीं किया, बी ने भी नहीं किया, सी ने भी नहीं किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार यानी कि कितनी वैल्यू इसकी 1/2 2/3 और 3/4. कटिंग करके 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, मेरे पास कितना आ गया आंसर 1/4. तो प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम मेरे पास कितनी आ गई है 1/4. फिफ्थ पार्ट एटलीस्ट वन ऑफ देम, मेरा प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व प्रॉब्लम. ठीक है, अब इसको समझो कैसे. एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक ने सॉल्व किया है. ठीक है, हो सकता है कि तीनों में से किसी एक ने किया है, हो सकता है तीनों में से दोनों ने किया है, हो सकता है तीनों ने किया है. ठीक है, ये तीन केसेस निकाल के हम प्लस करेंगे. ठीक है, जो कि बहुत लंबा पड़ेगा मेथड, पर इसका मतलब यही है एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब कम से कम एक ने सॉल्व किया, हो सकता है एक ने किया, हो सकता है दो ने किया, हो सकता है तीनों ने सॉल्व किया हो. ठीक है, अब इसको ऐसे करेंगे, एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब हम क्या करेंगे 1 माइनस नन ऑफ देम. ठीक है, पहले हम निकाल लेंगे नन ऑफ देम, जो हमने निकाला हुआ है. ठीक है, उसको 1 से माइनस, नन ऑफ देम मतलब प्रॉब्लम सॉल्व की ही नहीं किसी ने, उसको 1 से माइनस किया तो किसी ने तो प्रॉब्लम सॉल्व की है. ठीक है, अब इसका मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम कभी भी आ जाए, उसको हम कैसे निकालेंगे 1 माइनस नन ऑफ देम. ठीक है, हमने क्या किया 1 में से नन ऑफ देम निकाल दिया,
कि किसी ने सॉल्व नहीं किया उसको 1 में से माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, कम से कम किसी ने तो सॉल्व किया है, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 इज 3/4। अगला केस, प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व, ठीक है, कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखो प्रॉब्लम कब सॉल्व हुई होगी, जब 3 स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम दी गई, तीनों ने सॉल्व कर दी फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तीनों में से किसी एक ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तीनों में से किसी दो ने सॉल्व कर दी फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। अब उसने कहा प्रॉब्लम इज सॉल्व, कि प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, कि प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं होगी, जब तीनों ने ही प्रॉब्लम सॉल्व ना की होगी। यहां पर भी तीनों ने सॉल्व कर दी तो आंसर तो आ गया, तीनों में से किसी ने एक ने भी सॉल्व कर दिया तो आंसर तो आ गया, या दो ने कर दिया फिर भी आंसर आ गया। हमारे पास प्रॉब्लम कब सॉल्व नहीं हुई, जब तीनों ने सॉल्व नहीं की। तो 1 माइनस 1/4 कितना आ गया, 3/4। इसका मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम और प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ये दोनों केसेस क्या है, इक्विवेलेंट। अगर वो कहते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो 1 माइनस वन ऑफ देम, और अगर कहते हैं प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, इसका मतलब किसी ने तो सॉल्व की है, कम से कम किसी एक ने की है, तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस के अंदर प्रेजेंटेशन का हमने बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले बच्चों को ये लेक्ट करना बहुत जरूरी है और साफ साफ ने लिखना है, ठीक है। जैसे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी ABC लिखा है, फिर A बार B बार C बार, अब पूरा प्रॉपर इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, A speak truth in 60% cases and B speak truth in 90% cases. In what percent cases they are likely to contradict each other? अब ये वर्ड यहाँ पर आ रहा है contradict। contradict का मतलब क्या होता है, जब एक दूसरे से उलट बात करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, एक A क्या कर रहा होगा, अगर सच बोल रहा होगा तो B क्या कर रहा होगा, उस टाइम पर झूठ बोल रहा होगा, तभी कॉन्ट्रडिक्शन आएगी, ठीक है। अगर दो लोग सच बोल रहे हैं तो उनकी कभी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आएगी, अगर दो लोग झूठ बोल रहे हैं तो भी उनकी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आएगी। कॉन्ट्रडिक्शन कब आएगी, जब एक सच बोल रहा हो एक झूठ बोल रहा हो। इसका मतलब उसने कहा कि दे आर लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट, प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब कॉन्ट्रडिक्ट करने का मतलब कि ओनली वन ऑफ देम स्पीक ट्रूथ, उस टाइम पर अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या पूछा गया है कि ओनली वन ऑफ देम स्पीक ट्रूथ, ठीक है। अब सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट A डिनोट इवेंट दैट A स्पीक ट्रूथ, ठीक है, और B हमें इवेंट डिनोट इवेंट दैट B स्पीक ट्रूथ, सेम लिखना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है मेरे पास, 60% स्पीक ट्रूथ करता है, तो ये कटिंग करके कितना आ जाएगा मेरे पास 3/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है, इन 90% केसेस 9/10, क्लियर है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार कितना आएगा मेरे पास, 1 माइनस 3/5 यानी कि 2/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार 1 माइनस 9/10 यानी कि 1/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार भी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार भी आ गई। अब उसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी A एंड B कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, अगर A सच बोल रहा है तो B झूठ बोलेगा उसके ऊपर बार, प्लस अगर A झूठ बोल रहा है तो B सच बोलेगा, ठीक है। ओनली वन ऑफ देम स्पीक ट्रूथ यहाँ पर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी है, 3/5, B बार कितना है 1/10, फिर ये 2/5 और 9/10, ठीक है। तो ये हो गया 3/50 और 18/50, ठीक है, कितना हो गया 21/50। अब उसने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, उसने इन व्हाट परसेंट केसेस दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट, तो परसेंटेज पूछी है। कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना हो तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कटिंग करके कितना है 42%, 42% चांस है दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, ठीक है। और अगर यहाँ अगर कॉन्ट्राडिक्ट की जगह वो एग्री पूछ ले कि इन व्हाट केस पर्सन दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट की जगह एग्री, एग्री कब करेंगे, वो कब एग्री करेंगे, यहाँ तो दोनों सच बोल रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी सच बोल रहा है, बी भी, यहाँ दोनों झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट दे आर एग्री टू ईच अदर, तो दोनों या तो सच बोल रहे हैं या तो दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए नोट कर लें आप।